तो हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास में जो बातें कर रहे थे उसमें ये देखा गया था कि 1885 से 1905 तक का इतिहास अभी तक देखा गया है राष्ट्रीय आंदोलन का। राष्ट्रीय आंदोलन में ये देखा जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है सुविधा के अनुसार। तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो विभाजन है यह 3 चरणों में है। राष्ट्रीय आंदोलन, इसके 3 चरण जो किए जाते हैं, प्रथम चरण माना जाता है 1885 से 1905 तक, इस चरण को हम लोग देख चुके हैं। द्वितीय चरण माना जाता है, द्वितीय चरण ये माना जाता है 1905 से 1919 तक। तृतीय चरण जो माना जाता है, तृतीय चरण यह 1919 से 47 तक का चरण है, 1947 तक का। हम लोग प्रथम चरण को पार कर चुके हैं। प्रथम चरण में ये देखा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन 15 वर्षों में, 20 वर्षों में क्या किया, इस 20 वर्षों में, जिसमें इसी समय ये देखा गया कि कांग्रेस में 2 प्रकार के गुट दिखने लगे, 2 प्रकार की विचारधाराएं दिखने लगी। एक नरमपंथी विचारधारा, एक गर्मपंथी विचारधारा। नरमपंथी विचारधारा और गर्मपंथी विचारधारा दोनों को हम लोग देख चुके हैं, दोनों के अंतर को देख चुके हैं। सरकार जो चाहती थी, सरकार ये चाहती थी कि दोनों विचारधाराओं या दोनों दलों में, दोनों गुटों में, दल ना कहिए, दल तो एक ही है, दोनों गुटों में मतभेद इतना बढ़ता जाए कि ये एक दूसरे से दूर होते जाएं, और एक दूसरे से ये दूर होते भी गए। 1907 सूरत अधिवेशन में के दौरान कांग्रेस में विभाजन हो गया। तमाम आरोप गर्मपंथियों द्वारा नरमपंथियों पर लगाए गए। बाद में दोनों को यह महसूस हुआ कि यह गलत हुआ। हालांकि तिलक उसी समय यह लिखित एक स्वीकार कर चुके थे गोखले को और फिरोज शाह मेहता के पास कि सारे घटना की, सूरत में जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उस सब की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। फिर भी मेहता के हठधर्मिता से गर्मपंथियों को कांग्रेस में नहीं रखा गया और 1908 में इलाहाबाद में जो कांग्रेस की एक बैठक हुई और इसमें यह तय हुआ कि गर्मपंथियों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाए। तो गर्मपंथियों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद कांग्रेस पुनः वही वार्षिक सम्मेलनों के आधार पर ही राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने लगी, यानी वर्ष वर्ष सक्रियता नहीं रही। गर्मपंथियों के आने से जो कांग्रेस में सक्रियता आई थी या बंगाल विभाजन जैसे मुद्दे को इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन का जो रूप दिया था, वह जो सक्रियता थी वह अब समाप्त हो गई। गर्मपंथी कांग्रेस से बाहर चले गए। हालांकि नरमपंथियों को यह एहसास हो गया था, जैसे कि नौरोजी ने 1906 में दिनशा बाचा को जो पत्र लिखा था उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा था कि युवाओं में कांग्रेस के प्रति जो असंतोष उत्पन्न हुआ है वह कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नौरोजी ने दिनशा बाचा को जो पत्र लिखा था उसमें यह स्वीकार किया था कि युवाओं में जो असंतोष उत्पन्न हुआ है कांग्रेस के प्रति, वह कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो आगे फिर कहते हैं कि क्रांति होगी, होनी भी चाहिए। अब क्रांति कैसी होगी, हिंसक होगी, अहिंसक होगी, यह सरकार की कार्रवाइयों पर निर्भर करता है। सरकार अगर दमनात्मक रुख अपनाएगी तो क्रांति हिंसक हो सकती है। ऐसे ही गोखले ने 1907 में कहा था कि हम लोग अभी इस दौर में हैं जहां हमारी असफलताएं अधिक होनी हैं, उपलब्धियां कम होनी हैं और असफलताएं अधिक होनी हैं। अगली पीढ़ी, यानी यह जो गर्मपंथियों की ओर इशारा कर रहे हैं कि अगली पीढ़ी अब की सफलताएं अधिक होंगी। हमारी जो जिम्मेदारी थी, हमने उस जिम्मेदारी को अपने असफलताओं के माध्यम से निभाया। असफलताओं के माध्यम से हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। लेकिन यह जो नई पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, यह अपनी जिम्मेदारी अपनी सफलताओं के माध्यम से निभाएगी। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इनकी सफलताएं इन असफलताओं
के आधार पर ही तैयार हुई हैं, यानी जो नींव तैयार की गई है इनकी सफलताओं की, वह ये हमारी असफलताएं ही हैं। तो इस तरह की बातें कह के, इस तरह के कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों दल ये महसूस करने लगे थे, दोनों गुट ये महसूस करने लगे थे। लेकिन इसी समय आप देखते हैं कि 1908 तक गर्मपंथी जितने नेता हैं, वो तिलक हों, अरविंद घोष हों, या आपको बिपिन चंद्र पाल हो, लाला लाजपत राय हो, सभी सक्रिय राजनीति से ओझल हो गए। ओझल होने का कारण ये था कि सबको लगभग सजाएं मिल गई। जैसे लाला लाजपत राय को मांडले, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल को मांडले जेल भेज दिया गया। आरोप न सिद्ध होने के कारण लाला लाजपत राय को छोड़ दिया गया, लेकिन फिर वो इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से लौटे, फिर अमेरिका चले गए। तो इस प्रकार वह सक्रिय राजनीति में कुछ दिनों के लिए नहीं रहे। तिलक 1908 में तिलक को 6 वर्ष की सज़ा हुई। 1908 से 1914 तक तिलक जेल में रहे। तो तिलक का भी नेतृत्व युवाओं को नहीं मिल पाया। अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस में आरोपी बनाया गया उन्हें, और जब उससे मुक्त हुए तो वो पांडिचेरी चले गए और राजनीति से संन्यास ले लिए। तो इस प्रकार युवाओं के मन में इन गर्मपंथियों ने जो उम्मीद आस जगाई थी स्वराज की, स्वतंत्रता की, वह आस तो अब जग चुकी थी, लेकिन वह कैसे प्राप्त किया जाए, किस तरह से आंदोलन चले, उसके लिए नेतृत्व प्रदान करने वाला कोई नहीं था। क्योंकि ये जो बड़े नेतृत्व हैं, लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब लोग तो सक्रिय राजनीति से ओझल हैं। तो ऐसे में युवा क्या करे? ऐसे में युवाओं ने व्यक्तिगत हिंसा की ओर रुख अपनाया, व्यक्तिगत हिंसा की तरफ मुड़ गए। तो एक तो व्यक्तिगत हिंसा की तरफ मुड़ गए, यानी हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं वह प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन की बात करना चाह रहे हैं। प्रथम चरण के जो क्रांतिकारी आंदोलन है, यह इसी समय शुरू होते हैं। प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन इसी समय शुरू होते हैं। और हमने शुरू में जब राष्ट्रीय आंदोलन की बात की थी तो उसमें कहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन की ये जो धारा है, इस राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व कौन प्रदान कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदान कर रही है। मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसे नेतृत्व प्रदान कर रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आंदोलन चलाती थी, आंदोलन, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन की जो रणनीति थी, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति थी, तो वो कभी संघर्ष करती थी, फिर जब विराम का समय होता था, ऐसे में कुछ अन्य संगठन इस राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय करने की भूमिका निभाते थे। ऐसे ही एक भूमिका आपके क्रांतिकारी निभा रहे हैं। और ये प्रथम चरण के क्रांतिकारी, जब 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस यहाँ थोड़ी सी शिथिल हो गई, तब ये आते हैं प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करते हैं। वैसे ही जब असहयोग आंदोलन के पश्चात थोड़ी सी निष्क्रियता आएगी राजनीति में, तब द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन आएंगे, क्रांतिकारी आंदोलन होंगे और इसको राष्ट्रीय आंदोलन को और गतिशील बनाएंगे। तो यह जो प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन है, यह शुरू होते हैं आपके स्वदेशी आंदोलन के बाद से। उसी दौरान एक तो कारण इस आंदोलन के शुरू होने का यह है कि जो आस युवाओं में जगाई गई है और नेतृत्व तो नहीं मिल रहा है, तो ये स्वयं नेतृत्व करने लगे, अपने संगठन बनाने लगे। दूसरा कारण अंतर्राष्ट्रीय कारण है। अंतर्राष्ट्रीय कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे भारतीय युवा प्रभावित हुआ। जैसे इथोपिया ने जब इटली को पराजित किया 1896 में, जब 1905 में जापान ने रसिया को पराजित किया, तब यह स्पष्ट हो गया कि अफ्रीकी और एशियाई देश यूरोपियन देशों को पराजित कर सकते हैं। यह जो पहले कहा जाता था कि अफ्रीकी और एशियाई देश यूरोपियन देशों को पराजित नहीं कर सकते, यह भ्रम इससे टूट गया। तो भारतीय युवा भी यह समझने लगा कि हम लोग भी ब्रिटेन को पराजित कर सकते हैं। जब छोटा सा एशियाई देश जापान एक भीमकाय रूस को पराजित कर सकता है, तो हम लोग ब्रिटेन को क्यों नहीं पराजित कर सकते हैं। फिर आपने देखा था कर्जन का जो काल था, बहुत ही किस तरह का काल था वो। इस काल में अनेक अधिनियम पारित किए गए, अनेक आयोग बनाए गए, जिससे कि
भारतीयों के विरोध में ये सारे अधिनियम थे। तो इससे एक उग्र विचारधारा पनपी और यह उग्र विचारधारा आगे चलकर हिंसक हो गई। जब तक गर्मपंथी नेता थे इस उग्र विचारधारा को हिंसक बनाने से रोके रहे, लेकिन जब वो नेतृत्व नहीं रहा तब यह विचारधारा हिंसक प्रवृत्ति अपना ली। प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन जहाँ जहाँ शुरू हुए, मुख्य केंद्र इनके महाराष्ट्र हैं, बंगाल हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली वाला क्षेत्र है। यही 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। हालांकि मध्य प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये देखे जाते हैं, लेकिन प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो है महाराष्ट्र, बंगाल और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली वाला क्षेत्र। शुरुआत महाराष्ट्र से होती है, तो हम लोग आए महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में यह जो आंदोलन शुरू होता है, पहली घटना 1897 में रैंड एंड आयरस्ट की जो हत्या की गई थी उसे पहली क्रांतिकारी हिंसा मानी जाती है। और यह हिंसा किसने माना था? रॉलेट कमीशन, जो कि उस समय जो हिंसा हो रहे थे उसकी जांच कर रहा था, तो उसने ही माना था कि यह पहली क्रांतिकारी घटना है हिंसा की। तो 1897 की इस घटना को रैंड एंड अरेस्ट की यह जो हिंसा है, जो हत्या की गई, इसको पहली घटना माना गया। किसने माना? रॉलेट एक्ट ने माना, रॉलेट कमीशन ने माना। रॉलेट की अध्यक्षता में यह कमीशन स्थापित किया गया था, गठित किया गया था, इसलिए इसे रॉलेट एक्ट भी, इसी रॉलेट कमीशन के आधार पर रॉलेट एक्ट पारित हुआ, इसी की सिफारिशों पर रॉलेट एक्ट पारित हुआ। तो इस कमीशन ने इस घटना को पहली हिंसात्मक घटना माना था क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना हुई। 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने। चापेकर बंधुओं ने इसकी स्थापना की थी। और ये चापेकर बंधु हैं कौन? चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर, ये 3 भाई हैं चापेकर बंधु। इन लोगों ने व्यायाम मंडल की स्थापना की। व्यायाम मंडल के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है युवाओं को शारीरिक व नैतिक प्रशिक्षण देना, नैतिक प्रशिक्षण देना। तो शारीरिक एवं नैतिक प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण किस माध्यम से दिया जाता है? यहाँ जो है घुड़सवारी सिखाई जाती थी, तैराकी सिखाई जाती थी, कुश्ती कराई जाती थी। तो इन सब माध्यमों से युवाओं को एक तरह से प्रशिक्षित किया जाता था ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए तैयार करने हेतु। चापेकर बंधुओं को आप पहले भी देख चुके हैं। 1895 जब पूना अधिवेशन याद कीजिए, इसी अधिवेशन में तिलक ने जो कांग्रेस के पंडाल से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किए जा रहे, सामाजिक धार्मिक सुधार सम्मेलन जो किए जा रहे थे, उसका विरोध किया था। और इन चापेकर बंधुओं ने तिलक का पक्ष लेते हुए यह कहा था कि आइंदा से अगर सामाजिक धार्मिक सुधार सम्मेलन इस पंडाल से, कांग्रेस के पंडाल से होंगे तो पंडाल में आग लगा दिया जाएगा। तो इस तरह की विचारधारा, इस तरह के वक्तव्यों का ये प्रयोग करते थे। तो उग्र विचारधारा के लोग हैं। 1896-97 में पूना में प्लेग फैला था। 1896-97 में पूना में प्लेग फैला है, पूना में इसकी स्थापना हुई थी। और उस प्लेग में क्या था कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो प्लेग की जांच के बहाने लोगों के घरों में प्रवेश करते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। इसके लिए 2 अधिकारी बहुत कुख्यात थे। एक आपके रैंड,
जो पूना के प्लेग कमिश्नर थे, और उनके सहयोगी लेफ्टिनेंट आयरेस्ट। तो ये दोनों बहुत ही कुख्यात थे, इसके लिए बड़े बदनाम थे, इसलिए चापेकर बंधुओं ने उनकी हत्या की योजना बनाई। इस समय पूना में प्लेग फैला था, प्लेग फैला था। ब्रिटिश अधिकारी प्लेग की जांच के बहाने लोगों के घरों में जाकर दुर्व्यवहार करते थे। दुर्व्यवहार करते थे। इसमें सर्वाधिक बदनाम कौन था? रैंड एंड आयरेस्ट थे। तो इनकी हत्या की योजना चापेकर बंधुओं ने बना ली कि इनकी हत्या कर दी जाए। तो इनकी हत्या की योजना बनी। ये जो हैं रैंड, ये पूना के प्लेग कमिश्नर थे और ये इनके सहयोगी हैं लेफ्टिनेंट आयरेस्ट। ठीक, तो इन दोनों की हत्याएं का प्लान बना। इनकी हत्या 22 जून 1897 को की गई। तो पहली हत्या की घटना है जो क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दी गई। 22 जून 1897 की यह घटना किसकी? रैंड एंड आयरेस्ट की इस हत्या को पहली हिंसा हत्या माना गया था, क्रांतिकारी हत्या। वह रॉलेट एक्ट द्वारा माना गया था। अब इस हत्या के जुर्म में क्या हुआ? इस हत्या के जुर्म में दामोदर हरि चापेकर को 18 अप्रैल 1898 को फांसी दे दी गई। तो इन्हें फांसी दे दी गई दामोदर हरि चापेकर को। अब फांसी देने के लिए ये चापेकर बंधुओं की गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की मुखबिरी के कारण हुई थी इन लोगों ने मुखबिरी की थी द्रविड़ बंधुओं ने। तो द्रविड़ बंधुओं ने मुखबिरी की है, तो द्रविड़ बंधुओं की हत्या का प्लान बना और द्रविड़ बंधुओं की हत्या कर दी गई। द्रविड़ बंधुओं की जो हत्या हुई, तो इसके बाद फिर सरकार ने धरपकड़ शुरू किया, छापे मारे गए और ब्याह मंडल के अनेक सदस्य गिरफ्तार किए गए, जिसमें आपके दोनों चापेकर बंधु हैं, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर, और साथ में आपके विनायक रानाडे। ये इन लोगों को फांसी दी गई, अन्य लोगों को और अन्य लंबी सजाएं दी गई। मुखबिरी के कारण हुई थी, इनकी भी हत्या कर दी गई। अभी हत्या, इसके बाद ब्याह
मंडल के सदस्यों की गिरफ्तारियां हुई, के सदस्यों की गिरफ्तारियां हुई। तो ब्याह मंडल के सदस्यों की जो गिरफ्तारियां हुई, तो इस गिरफ्तारी में कौन कौन लोग हैं? बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर, विनायक रानाडे, इन लोगों को क्या हुआ? फांसी दी गई, फांसी हुई। नाटू बंधुओं को देश निष्कासित किया गया। ठीक, तो इस प्रकार नाटू बंधुओं को देश निष्कासित कर दिया गया। तो ये तो महाराष्ट्र की पहली घटना है, एक संस्था ब्याह मंडल द्वारा की गई थी। दूसरी जो संस्था है वो है आपकी नासिक में एक संस्था का गठन हुआ जिसे मित्र मेला बोला जाता है। नासिक में मित्र मेला का गठन हुआ। मित्र मेला माना जाता है कि 1899 में इसका गठन हुआ था और इसके जो संगठनकर्ता थे वो आपके सावरकर बंधु हैं। ब्याह मंडल के संगठनकर्ता या गठनकर्ता कौन है? चापेकर बंधु हैं और यहाँ इसके गठनकर्ता संगठनकर्ता आपके सावरकर बंधु हैं। सावरकर बंधु जो हैं ये भी 3 भाई हैं सावरकर बंधुओं में। तो सावरकर बंधु जो हैं इसमें आपके एक तो विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें आप जानते ही हैं, विनायक दामोदर वीडी सावरकर, दामोदर सावरकर। दूसरे आपके जो हैं वो गणेश दामोदर सावरकर। तीसरे जो हैं नारायण दामोदर सावरकर। ठीक, तो ये 3 बंधु हैं सावरकर बंधु। इन लोगों ने मित्र मेला का गठन किया। मित्र मेला का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है वह गणेश उत्सव को मनाने के लिए इसका गठन किया गया था। फिर आगे चलकर इसी से 1904 में अभिनव भारत का गठन किया गया। अभिनव भारत का गठन हुआ। तो यह एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन है अभिनव भारत। इस अभिनव भारत का गठन 1904 में हुआ और इसी समय 1906 में क्या हुआ? 1906 में वीडी सावरकर लंदन चले गए। जब वीडी सावरकर लंदन चले गए तब इस संगठन का कार्यभार गणेश सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर ये लोग देखने लगे। यहाँ जब इसको ये लोग देखने लगे तब इसमें आपने देखा था ये जो सावरकर बंधु चापेकर बंधु हैं। चापेकर बंधु कौन कौन थे? चापेकर बंधुओं में दामोदर हरि चापेकर और आपके बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर। और यहाँ कौन कौन है? यहाँ जो है यहाँ आपके विनायक दामोदर चापेकर और विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर। यहाँ विनायक दामोदर सावरकर जब लंदन चले गए तब गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर नेतृत्व करने लगे अभिनव भारत का।
इस दौरान क्या हुआ कि गणेश दामोदर सावरकर ने कुछ कविताएं लिखी मित्र मेला के लिए और उसे सरकार ने राजद्रोही साबित किया और इन्हें आजीवन निष्कासित करने की सज़ा मिली। तो गणेश दामोदर सावरकर को आजीवन निष्कासन की सज़ा मिली और इसी समय यह जो अभिनव भारत है इसने क्या किया कि अपने एक सदस्य पीएम बापट को पेरिस बम बनाना सीखने के लिए भेजा, बम बनाना सीखने के लिए भेजा, सीखने हेतु भेजा। ये बापट जब गए पेरिस, तो बापट ने पेरिस जब गए तो यहाँ इनसे मिले कौन? इनसे मिले आपके मिर्जा अब्बास और कानूनगो, हेमचंद कानूनगो। तो मिर्जा अब्बास और हेमचंद कानूनगो की सहायता से इन्होंने, अब्बास और हेमचंद कानूनगो की सहायता से ये बम बनाना सीखे। बम बनाने का फार्मूला इन्हें मिला। इन लोगों को भी जो बम बनाने का फार्मूला मिला था वो एक रूसी अराजकतावादी से मिला था जो पेरिस में रहता था। तो उसकी इन घटनाओं की चर्चा पेरिस में जब हम लोग चलेंगे तो उसको करेंगे डिटेल में। तो यहाँ मिर्जा अब्बास और हेमचंद कानूनगो की सहायता से बापट को बम बनाने का फार्मूला मिल गया, वो लेकर आए और यहाँ महाराष्ट्र में विभिन्न जगह, पूना में, नासिक में कई जगह बम बनाने का कार्य शुरू हुआ। अभिनव भारत में कई गुट भिन्न भिन्न, इसकी शाखाएं भिन्न भिन्न शहरों में थीं और एक शहर में ही अनेक गुट हैं। जैसे पूना में आपके करवे गुट था, आपका कोल्हापुर गुट था, महाजन गुट था। वैसे ही आपका जो नासिक है यहाँ करवे गुट था। तो इस प्रकार अनेक गुटों में ये संगठन बटा हुआ है। फिर भी सबका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य है ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना और भारत प्रमुख उद्देश्य जो इनका है वो है स्वराज या स्वतंत्रता। तो यह जब घटना हुई कि इन्हें आजीवन निष्कासन की सज़ा मिली, तब नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, उनकी हत्या की योजना नासिक के करवे गुट ने बनाई। तो जिला जो मजिस्ट्रेट है नासिक के जिला मजिस्ट्रेट, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की योजना बनी। अब यह हत्या किसको करनी थी? यह लक्ष्मण कन्हारे द्वारा यह हत्या की गई। जैक्सन की हत्या किसके द्वारा की गई? लक्ष्मण अनंत लक्ष्मण कन्हारे द्वारा यह हत्या की गई। कन्हारे को यह कहा गया था कि अगर पकड़ा जाना तो बताना मत अभिनव भारत के विषय में कुछ, संगठन के विषय में कुछ, लेकिन ये बता दिए। बताने के बाद क्या हुआ कि गिरफ्तारियां शुरू हुई और जब गिरफ्तारियां शुरू हुई तो अनेक लोग इन्हें पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद फिर गिरफ्तारियां शुरू हुई। तो गिरफ्तारियां शुरू होने में अन्य लोग जो पकड़े गए, आपका कृष्ण गोपाल करवे, विनायक नारायण देशपांडे, ये भी पकड़े गए। तो इन 3 लोगों को यहाँ फांसी की सजा हुई। अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण गोपाल करवे और विनायक नारायण देशपांडे। इस केस को जो केस चला, यह चूंकि हत्या नासिक में हुई थी इसलिए इस केस को क्या कहा गया? नासिक षड्यंत्र केस के नाम से इसे जाना गया। यह हत्या हुई कब थी? यह हत्या आपकी हुई थी 21 दिसंबर 1909। यह हत्या 21 दिसंबर 1909 को हुई थी और इस हत्या
के बाद जो केस चला वह नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में 3 लोगों को फांसी दी गई। अनंत लक्ष्मण कनाने, कृष्ण गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे। और इसी में यह देखा गया कि जैक्सन की हत्या के लिए जिस पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था, जिस गोली का इस्तेमाल किया गया था, यह पता लगा कि वह लंदन से भेजी गई है। लंदन रहता कौन है? लंदन रहते हैं आपके बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर रहते हैं। तो इन्हें लंदन से यहाँ तलब किया गया, लंदन से यहाँ भेज दिया गया। तो 1910 में बी.डी. सावरकर को लंदन से यहाँ भेज दिया गया। जुलाई में बी.डी. सावरकर यहाँ आ गए। इन पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला। इसी केस के तहत इनको भी आरोपी बनाया गया था और इन्हें बी.डी. सावरकर को क्या किया गया? आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो आजीवन कारावास की सजा इन्हें भी मिली। ठीक, तो आजीवन कारावास की सजा इन्हें भी मिली। जो छोटे भाई, तीसरे भाई हैं आपके नारायण सावरकर, वो छोटे थे, उन्हें थोड़ी सी कम सजा मिली। तो इस प्रकार महाराष्ट्र का आंदोलन बी.डी. सावरकर के आजीवन कारावास और इन लोगों के फांसी के पश्चात एक तरह से इसकी कमर टूट गई और यह बिखर गया। तो ये महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन थे। इसके बाद जो दूसरा केंद्र है, दूसरा केंद्र आपका है वो बंगाल है। तो दूसरे केंद्र पे आ जाए तो दूसरा केंद्र बंगाल है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू करने का जो श्रेय है, सबसे पहला संगठन है भद्रलोक समाज। भद्रलोक समाज यह इनका पितृ संगठन माना जाता है बंगाल में क्रांतिकारियों का। इसके बाद जो संगठन बना उसका नाम है अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति आप किताबों में देखते होंगे। अनुशीलन समिति का जो गठन वर्ष दिया गया है वो 1907 दिया गया है। मुख्यतः यह अनुशीलन समिति की जो स्थापना है वो 1903 में ही हो गई थी, लेकिन यह अपने क्रांतिकारी स्वरूप में 1907 में आई। 1903 में अनुशीलन समिति का गठन हो गया था। प्रमथनाथ मित्र इसके अध्यक्ष बने थे, कलकत्ता में यह थी। इसके अध्यक्ष प्रमथनाथ मित्र बने थे। इसके उपाध्यक्षों में चित्तरंजन दास थे, अरविंद घोष थे। तो प्रारंभ में इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं प्रमथनाथ मित्र। उपाध्यक्षों में चित्तरंजन दास, अरविंद घोष हैं। कोषाध्यक्ष इसके आपके सुरेंद्र नाथ ठाकुर हैं। और कार्यकारिणी की एक सदस्य थी, कार्यकारिणी सदस्य सिस्टर निवेदिता। ये विवेकानंद की शिष्या हैं। अनुशीलन समिति का जो उद्देश्य है वही उद्देश्य है जैसा कि आपने जो व्याम मंडल में देखा। व्याम मंडल के जैसा ही इसका भी उद्देश्य है। इसका भी उद्देश्य है क्या? युवाओं को शारीरिक और नैतिक रूप से प्रशिक्षित करना, शारीरिक व नैतिक रूप से प्रशिक्षित करना। इसके जो सदस्यता दी जाती थी, उस सदस्यता के दौरान जो कर्मकांड किए जाते थे उसका भी उल्लेख मिलता है कि प्रमथनाथ जब किसी को सदस्य बनाते थे तो पहले उसे एक कमरे में ले जाते थे और छांदोग्य उपनिषद से कुछ वैदिक मंत्र पढ़ते थे और फिर उन्हें सदस्यता दी जाती थी। तो ये आपके इनका प्रमुख कार्य ये है। अब युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक व्यक्ति इसमें जुड़ते हैं, उनका नाम है वीरेंद्र कुमार घोष। वीरेंद्र कुमार घोष इसमें जुड़ते हैं। अन्य युवा भी इसके साथ जुड़ते हैं, जैसे अविनाश चट्टोपाध्याय,
आपके जो उल्लासकर दत्त, गणेश दाउस्कर, तो इस तरह से इसमें भूपेंद्र नाथ दत्त, इस तरह से लोग भी इसमें जुड़ते हैं। तो आपके भूपेंद्र नाथ दत्त, उल्लासकर दत्त, उल्लासकर दत्त, अविनाश चट्टोपाध्याय, अविनाश चट्टोपाध्याय, ये जो लोग हैं, इन लोगों का एक उद्देश्य तो युवाओं को शारीरिक नैतिक प्रशिक्षण देना ही है। वीरेंद्र कुमार घोष जब युवाओं को शारीरिक नैतिक प्रशिक्षण देते थे तो उसमें से कुछ युवाओं को चुनकर वह हिंसात्मक कार्रवाइयों के लिए, क्रांतिकारी कार्रवाइयों के लिए भी तैयार करते थे। वीरेंद्र कुमार घोष का जो वीरेंद्र कुमार, सॉरी वीरेंद्र नहीं है, ये वीरेंद्र कुमार घोष है, वीरेंद्र कुमार घोष। तो वीरेंद्र कुमार घोष का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करना और ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करके ब्रिटिश शासन को पंगु बना देना। तो इनका जो प्रमुख उद्देश्य है अस्त्र शस्त्र बम आदि इकट्ठा करना और ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करके ब्रिटिश शासन को पंगु बनाना। तो इस उद्देश्य को लेकर ये लोग चलते हैं। बाद में 1906 और 7 में ये अनुशीलन समिति की कुछ बैठकें होती हैं और उसमें यह दोनों धाराएं स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं, जो प्रमथनाथ वाली विचारधारा है और जो वीरेंद्र कुमार घोष वाली विचारधारा है। दोनों विचारधाराओं में अंतर दिखता है। प्रमथनाथ वाली जो विचारधारा है वो मानते हैं कि चतुरंगिणी क्रांति से ही देश को स्वतंत्र कराया जा सकता है और चतुरंगिणी क्रांति में वो छात्रों, कृषकों, श्रमिकों और सैनिकों, इन चारों को शामिल करके वो चतुरंगिणी क्रांति कराना चाहते हैं। और इतना धैर्य इनके पास वीरेंद्र कुमार घोष के पास नहीं है, इतना ये इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये तत्काल हिंसा की तरफ बढ़ते हैं। तो बंगाल की इन घटनाओं का जिक्र हम लोग कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, धन्यवाद।